अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, रूल्स पढ़े और हमने उसकी पोलर फॉर्म निकालना सीखी थी। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो हमने पोलर फॉर्म में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका हम प्रोडक्ट या उसका क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस करना है। प्रोडक्ट या क्वेश्चन का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन का मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में या डिवीजन वाली फॉर्म में नंबर्स होते हैं। अब Z1 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है और एक Z2 है। जो हमारे पास पोलर फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो एक R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा, एक θ1 हो जाएगा और एक θ2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो जो पोलर फॉर्म होती है उसमें दो मेन चीज होती है। एक हमारे पास होता है मॉडुलस और एक होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस जो होता है वो R होता है और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारे पास थीटा होता है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें गिवन है। दो नंबर से उसमें हमने R1 और θ1 दोनों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग नाम दे दिए। जब प्रोडक्ट हमने Z1 Z2 को प्रोडक्ट कर दिया, R1 और R2 जो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर्स ही हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर जो उनका रिजल्ट आएगा वो एक साथ कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये θ1 वाली और θ2 जो है इनकी दोनों टर्म्स आ जाएंगी, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना। यानी जो हमारे पास फर्स्ट वाली cos θ1 cos θ2 से, उसके बाद साइन θ1 जो है वो इस cos θ2 से हो जाएगा। यानी इन चारों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आयोटा और आयोटा मिलके ये आयोटा स्क्वायर वाले टर्म बना लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस साइन θ1 साइन θ2 ये इधर आ जाएगी। पहले हम जो आयोटा के बगैर दो टर्म्स है वो ये आ जाएंगे और इन दोनों टर्म्स में से हमने आयोटा को कॉमन लेके ये फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो cos θ1 cos θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2, तो ये होता है cos अल्फा प्लस बीटा, यानी cos अल्फा cos बीटा या cos a cos b माइनस साइन a साइन b वाली फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें साइन θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 साइन θ2, तो ये हमारे पास साइन a प्लस साइन b, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये दोनों फॉर्मूलाज, ये वाला पार्ट भी मतलब रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी जो है वो हमारे पास फॉर्मूलाज क्लोज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा और यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है वो θ1 है और बीटा जो है वो θ2 है, तो इसको हम इससे क्लोज कर देंगे इस फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा R1 और R2। अगर हमने इसका प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा R1 Z1 और Z2, उसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारे पास R1 जो है कंबाइन अगर हम ले लें Z1 और Z2 का, तो हमारे पास क्या होगा R1 और R2 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस दोनों का Z1 का जो मॉडुलस है वो R1 है और Z2 का जो मॉडुलस है वो R2 है। इन दोनों का मॉडुलस जो है वो R1 R2 आ जाएगा। R1 का जो मॉडुलस है वो R1 जो है वो Z1 का मॉडुलस है और R2 है वो Z2 का मॉडुलस है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जो मॉडुलस होते हैं वो अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट का मॉडुलस जो अगर हम लिखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस सेपरेटली उनका मॉडुलस लेके प्रोडक्ट करने के इक्वल आ जाता है। यानी हम दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके इनको प्रोडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उनका अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो Z1 Z2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, यानी फर्स्ट वाले का जो आर्ग्यूमेंट आता है प्लस सेकंड वाले का जो आर्ग्यूमेंट आता है उनको प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास R1 ये जो जनरल फॉर्म बन गई। यानी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं पोलर फॉर्म में तो उनका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है R1 R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 θ2। R1 R2 हम कैसे निकाल सकते हैं? Z1 का मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस निकाल के, ये हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। और θ1 प्लस θ2 जो निकलेगा वो हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो हम निकालेंगे और Z2 उन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास टोटल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्रोडक्ट Z2, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट हमने निकालना हो तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के जो उसका मेथड है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, उसी से हम निकाल के दोनों का सेपरेटली और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट वाली फॉर्म बन गई। यानी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका जो हमारे पास टोटल रिजल्ट बनता है वो आंसर जो निकलता है वो ये है R1 R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 θ2। नेक्स्ट अगर वो हमारे पास क्वेश्चन वाली फॉर्म में Z1 डिवाइड बाई Z2, तो Z1 है R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। इसी तरह R2 भी आ जाता है R1 और R2 को बाहर, क्योंकि दोनों नंबर्स उनको बाहर सेपरेटली ले लिया। अब ये θ1 और θ2 आ जाता है। जब आयोटा नीचे डिवीजन में होता है तो हम उसका
कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर हमारे पास ये हमारे पास θ1 और θ2 इनको हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे क्योंकि θ2 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी θ2 ही है और एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाली चारों टर्म्स को जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था उसी तरह हर टर्म से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ गए। आयोटा और आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और साइन θ1 θ2 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर से जो एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 टर्म्स जो है वो हमारे पास आयोटा के बगैर हैं और 2 टर्म्स आयोटा वाले हैं, तो आयोटा से बगैर वाली टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे और आयोटा के साथ वाली टर्म्स को भी हम कंबाइन कर देंगे इस तरह। अब ये देखिए तो ये हमारे पास वापस से फॉर्मूला बनता है, लेकिन अब यहाँ पर प्लस है। जब कॉस वाले फॉर्मूले में प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है और जब माइनस होता है तो प्लस आता है। और साइन वाले फॉर्मूले में अगर प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस ही रहता है। कॉस θ1 θ2 प्लस साइन θ1 θ2 तो ये माइनस के साथ आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरह ये भी साइन का नेगेटिव माइनस वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास Z1 और Z2 को अगर डिवाइड करें तो उसका टोटल फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है। अब R1 डिवाइड बाय R2 हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 भी हमारे पास गिवन होगा, Z2 भी गिवन होगा। Z1 का मॉडुलस निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको Z2 के मॉडुलस से, दोनों के मॉडुलस निकाल के आपस में डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब θ1 माइनस θ2 तो हम पहले वाले का आर्ग्यूमेंट जब निकालेंगे Z1 का वो θ1 होगा, दूसरे का निकालेंगे θ2 होगा, उन दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारे पास θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल, let Z1 and Z2 be two complex number, determine the greatest and the least values of Z1 plus Z2, यानी दोनों को सम करके जो उनका मॉडुलस लिया उनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है और सबसे लीस्ट वैल्यू क्या आ सकती है। उसके लिए पहले उन्होंने इसको ग्राफिकली डिफाइन किया हुआ, मतलब उसको ग्राफिकली बना के दिखा हुआ है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 और Z2 तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका पैरेललोग्राम बनेगी तो उसका डायगोनल जो होता है, एक डायगोनल उसके सम को शो करता है। तो हमने Z1 और Z2 ले लिया और उनका जो डायगोनल बना उससे जो पैरेललोग्राम बनी उसका डायगोनल Z1 प्लस Z2 के इक्वल आ गया। Z1 का जो लेंथ है वो OA के इक्वल फॉर्म में ले ली, Z2 की जो लेंथ है वो OB वाली फॉर्म में ले ली, और OC जो है वो इन दोनों के सम को शो कर रहा है। Z1 as we know that from any two complex number Z1 and Z2 represented O and OB and their sum Z1 plus Z2 represented by OC where OACB is parallelogram with adjacent side OA and OB, जिसकी adjacent side मतलब जो जुड़ी हुई साइड्स हैं वो OA और OB हैं, और उससे जो OC बन रहा है वो उसका सम को शो कर रहा है। In any triangle, the sum of length of two sides of is greater than the length of the third side, and the triangle OA plus AC greater than OC. कोई भी ट्राइंगल हो उसमें हम किसी दो साइड का अगर सम कर ले तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। जैसे हम कोई वैसे भी अगर हम देखें तो ट्राइंगल की दो लेंथ हमेशा थर्ड साइड से, अगर कोई पिक्चर वाली फॉर्म में भी देख लें तो ट्राइंगल जैसे ये ट्राइंगल बनती है, चाहे ये बड़ी साइड है लेकिन इन दो स्मॉल साइड्स को हम ऐड भी कर लें, ऐड करने के बाद ऐड कर लें तो ये हमारे पास बड़ी वाली साइड है इन दोनों के सम से बड़ी नहीं हो सकती। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से, चाहे वो थर्ड साइड दिखने में बड़ी नजर आती हो लेकिन जो दो साइड का सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही होता है। OA जो हमने लिया था वो Z1 का मॉडुलस लिया था, OAC जो लिया था वो Z2 का मॉडुलस लिया था, और OC जो है वो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है। अब एक तो केस हमारे पास ये हो सकती है कि अगर इस फॉर्म में हो, स्पेशल केस एक ये भी हो सकती है कि हमारे पास हो सकता है OA और OB इस तरह से पैरेललोग्राम नहीं बना रहे हैं बल्कि वो पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, यानी ये Z1 और एक Z2 आ रहा है, मतलब पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल, उनके दरमियान कोई एंगल जो है वो बराबर है अध्ययन से पहले, दैट इज आर्ग्यूमेंट है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, OABC जो पूरा पैरेललोग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इन दिस OA प्लस AC इज इक्वल टू OC, OA प्लस AC इज इक्वल टू OC, पूरी लेंथ हमारे पास इन दोनों लेंथ्स को ऐड करने से आ रही हो। तो OA जो है वो यहाँ पर Z1 है, AC जो है वो Z2 है, और जो हमारे पास टोटल OC बनता है वो Z1 प्लस Z2 है। यानी एक केस में अगर हमारे पास ट्राइंगल बनती है तो ये वाला जो है सम जो है सेपरेट वाला सम जो है वो ग्रेटर है,
और अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये आपस में इक्वल भी आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये वाली जो चीज है वो ग्रेटर भी आ रही है, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है दोनों। तो हम इसको कंबाइन कर लें, यानी ये वाली चीज जो है ये लेस है, ये यहाँ से जो कंबाइंड वाला ये लेस है या इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 कंबाइंड वाला फॉर्म में लेस भी है हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है सेपरेट जो Z1 प्लस Z2 है। यानी हमारे पास जो इसकी लिमिट बन जाती है, यानी हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि Z1 प्लस Z2 हमारे पास कहाँ से उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू तो पता लग गई कि ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 के इक्वल आ सकता है और उससे छोटा रह सकता है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या आ सकती है Z1 प्लस Z2, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है उसकी Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, यानी सेपरेट वाले मॉडुलस में। अब लीस्ट वाले के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दोबारा से हम इनइक्वालिटीज को, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास OC प्लस CA भी आ जाता है। अगर हम डिफरेंट साइड्स को कंबाइन करें तो 3 साइड्स वाली, यानी OC प्लस CA है वो ग्रेटर होगी क्योंकि दोनों साइड्स का सम है वो ग्रेटर होगी OA से। इसी तरह हमारे पास AC प्लस CO जो होगी वो भी OA से ग्रेटर होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, OC प्लस CA जो है वो दो साइड का सम ग्रेटर देन O है, CO प्लस OA वो ग्रेटर देन AC, यानी थर्ड साइड से ग्रेटर है। OC जो है वो इसके इक्वल है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, CA जो है वो Z के मॉडुलस के इक्वल है और जो OA है वो Z1 का मॉडुलस है। उसको हमने इसकी वैल्यूज दे दी। CO जो है वो Z1 प्लस OC और CO, क्योंकि हम मॉडुलस ले रहे हैं और मॉडुलस का मतलब लेंथ होती है, लेंथ हम A से B पॉइंट तक ले या B से A पॉइंट तक ले, जो लेंथ होती है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ अगर OC Z1 प्लस Z2 है तो CO भी Z1 प्लस Z2 है, क्योंकि वो डिस्टेंस है पॉइंट O से C तक, या O से C तक जितना डिस्टेंस होगा C से O तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। OA हमारे पास Z1 है और AC जो है वो हमारे पास, या CA जो है वो Z2 के इक्वल था। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई। टुगेदर विद दीज एक्सट्रीम केसेस OBC आर कोलिनियर गिव द रिजल्ट। अगर हमारे पास कोलिनियर हो तो हमारे पास इसको हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है Z2 है। तो दीज टुगेदर विद द एक्सट्रीम केसेस व्हेन, यानी एक सेम पॉइंट हो तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म में आ जाती है, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर होगा हमारे पास Z1 माइनस Z2 का अगर हम मॉडुलस ले लें, यानी उधर चला जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 जो होगा वो ग्रेटर होगा Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा Z2 मॉडुलस या माइनस Z1। यहाँ पे हमारे पास Z1 माइनस Z2 आ जाएगा अगर इस Z2 को हम उधर ले जाएं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z1, बस डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन बाकी सारा सेम रहेगा। अब Z1 माइनस Z2 से भी हमारे पास क्योंकि नंबर ही है, जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा Z2 माइनस Z1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसलिए हम यहाँ मॉडल्स लगा देते हैं चाहे क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस में हमने क्या, चाहे हमारे पास Z1 माइनस Z2 हो या Z2 माइनस Z1 हो, उसका मॉडुलस लेने से हमारे पास एक ही आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है Z1 या माइनस आ जाए तो कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाए, Z2 माइनस Z1 से हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए। हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें उसकी पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, जैसे अगर यहाँ से 7 माइनस 4 बनता है या 4 माइनस 7 बनता है, जो नंबर है हमारे पास वो 3 ही आएगा इस मॉडुलस के, हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ये Z1 प्लस Z2 जो है वो ग्रेटर है इस वैल्यू से। अब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, लीस्ट, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर है इस वैल्यू से या उसके इक्वल है, उससे छोटा नहीं हो सकता। सवाल जो हमारे पास था वो यही था कि हमने बतानी थी कि वैल्यू कौन सी है, इसकी हमने मैक्सिमम और लीस्ट वैल्यू बतानी, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है, ये है उसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, यानी जो हमारे पास ये सवाल में गिवन था, ये इससे इतनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और इसी तरह Z1 प्लस Z2 मॉडुलस जो है वो इस वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, इसके इक्वल आ जा सकता है लास्ट में, अगर वो सबसे कम भी होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैक्सिमम भी हो तो इस वैल्यू के इक्वल आ सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ये जो 1 और ये 2 जो आया था, तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 मॉडुलस जो है वो इस वैल्यू से बड़ा या इसके इक्वल आ सकता है,
और इस वैल्यू से छोटा, तो इसकी लीस्ट वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है हमने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उनको फिर हमने फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट का और इनके क्वोशिएंट का भी हमने को पोलर फॉर्म में लिखना है। अभी हमने पोलर फॉर्म पढ़ी है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, इन दोनों के R1 और R2 चाहिए होता है और θ1 और θ2 दोनों चाहिए होते हैं। तो इसका भी हम R1 और θ1 फाइंड आउट करेंगे, इससे हम R2 और θ2 फाइंड आउट करेंगे, इनके प्रोडक्ट और वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और या क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला यूज करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। R1 जो है वो हमारे पास इसका मॉडुलस है, ये हमारे पास A है, और 1 जो है वो हमारे पास B है। तो a² + b² का स्क्वायर रूट या x² + y² का स्क्वायर रूट, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। θ1 हमारे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x, y/x या tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 और नीचे आ जाएगा -√3। 1/-√3 ये एक क्वेश्चन भी है, और मैं उससे हमारे पास आ जाएगा 1/√3, हमारे पास आ जाता है माइनस, अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये -30 आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। -π/6 उसको हम पॉजिटिव लिखने के लिए -π/6, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक, यहाँ पे ये जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/√-3 को, तो आपके पास आंसर आएगा -60 है -π/6 कैलकुलेटर में। अब -π/6 जो है वो आपके पास, अब यहाँ पर देखें आप, जो आपके पास y/x होता है ना, y आपके पास पॉजिटिव है और x जो है आपके पास नेगेटिव है। y पॉजिटिव और x नेगेटिव आपके पास कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और जो x होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल निकला है, एंगल जो हमारे पास निकला है टोटल वो π/6 निकला है, यानी हमारे पास जो है वो 30 डिग्रीज का एंगल निकला है π/6 से। तो यह जो एंगल हमारे पास निकला है वो हम, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है तो यहाँ पे होता है 0, ये π/2 पाई। अगर हम पाई में से माइनस कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो हम यही करेंगे, हमारे पास y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, इसका मतलब जो है आपके पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल हमारे पास बनता है π/6, हम क्या करेंगे, इस पाई में से π/6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एंगल खुद ब खुद आ जाएगा, तो ये 5 π/6 बन जाएगा। यही हमने इस एग्जाम्पल में भी करना है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया tan इनवर्स आप लिखोगे y आपके पास 1 आएगा और जो आपके पास x है वो -√3 आ जाएगा। ये आपके पास, इससे आपके पास जो कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्रीज बनता है, तो 30 यानी π/6 बनता है, π/6 बनता है। और ये अगर आप देखो, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में जो होता है वो पाई में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो खत्म होता है वो पाई पे खत्म होता है। अब हमें पाई से पहले वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास एंगल है वो π/6 है, हम पाई में से वो π/6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में खुद ब खुद एंगल आ जाएगा। तो पाई माइनस π/6 जो होता है वो 5 π/6 होता है। ये एक हमारे पास R1 और θ1 आ गया। अब नेक्स्ट हमने R2 जो है वो हमारे पास है 4 + 4 आयोटा, इससे हमने निकालना है R2 4 + 4, ये हमारे पास a आ गया प्लस b आयोटा, a² + b² से निकाल लिया हमने, ये R2 निकाल लिया, θ2 निकल लिया, tan इनवर्स y/x, y हमारे पास क्या है 4 और x जो है वो हमारे पास 4 है, y भी हमारे पास 4 है और x भी तो 1 आ गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है, वो π/4 होता है। अब यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो खुद ब खुद एज इट इज लिखा जाता है। सेकंड में करने के लिए हमें पाई से माइनस करना पड़ता है, थर्ड में करने के लिए पाई से प्लस करना, पाई में प्लस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो हम नेगेटिव में ले लेते हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें ना, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑपोजिट में होता है, तो हम नेगेटिव साइन के साथ उसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम π/4 को, क्योंकि tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 के इक्वल होता है, तो उसको हम एज इट इज ले लेंगे। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो आ गया। अब इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास R1 R2, जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वो हमारे पास था
ये वाला R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस एयोटा साइन θ1 प्लस, एक तो हमने R1 यानी पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है, दूसरे वाले का मॉडुलस लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के आर्ग्यूमेंट को लेके प्लस करके कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी लिखना है। तो हमारे पास दोनों की मॉडुलस भी है, यानी R1 भी है और R2 भी है और हमारे पास θ1 और θ2 दोनों चारों वैल्यूज मौजूद है। ये R1 है और ये R2 है। R1 R2 हमारे पास ये आ गया 8 स्क्वायर रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। एक से 2 आ रहा था और एक से हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2, तो 8 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। θ1 प्लस θ2 इन दोनों का आर्ग्यूमेंट अगर प्रोडक्ट का निकलेगा तो θ1 प्लस θ2 आ जाएगा। θ1 हमारे पास दिस और θ2 हमारे पास 5/4 था, दोनों को ऐड किया वो 13π/12 आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस पाई से मतलब माइनस पाई टू पाई के दरमियान होता है। अगर उसके बाहर निकल जाए तो वो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू नहीं रहती है। तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो आर्गुमेंट जी होता है वो हमारे पास होता है आर्गुमेंट, यानी जो हमने फाइंड आउट करते हैं चाहे वो उस रेंज में हो या ना हो, ये कैपिटल वाला हमने फाइंड आउट किया, ये कैपिटल आर्गुमेंट जी हमने फाइंड आउट किया। इसमें हम प्लस कर देंगे 2k पाई और ये हमारे पास जो k होता है वो माइनस नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी। हमने क्या करना है उस माइनस पाई टू पाई के दरमियान, उस माइनस पाई और पाई के दरमियान हमने अपना आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो एंगल निकला है वो 13π/12 आ रहा है। अब ये पाई से बड़ा नंबर है, यानी पाई की रेंज से बाहर जा रहा है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा वाला एंगल है उसमें हमने 2k पाई ऐड करना है। अब हम k पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पाई से बड़ा है। तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो और बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कम करेंगे, पाई से हम कम करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर k की जगह नेगेटिव वैल्यू लेंगे ताकि वो रेंज के अंदर आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू से बाहर है। तो उसको कम करने के लिए हम माइनस वैल्यू लेंगे। अगर वो नेगेटिव वैल्यू से बाहर होगा तो उसको हम बढ़ाएंगे, थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान आएंगे। अब ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, या k की जगह -1 ले। पहला जो हमारे पास नेगेटिव टर्म है वो -1 है, तो हम सबसे पहले यहाँ k की जगह अगर हम माइनस पुट कर दे तो -2 पाई आ जाएगा। तो ये हमने -2 पाई अपने आर्ग्यूमेंट में ऐड कर दिया। आर्ग्यूमेंट जी प्लस -2 पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया, इसका टोटल आंसर आ गया -11/12 पाई। अब -11/12 पाई जो होता है वो हमारे पास रेंज के अंदर आ गया। माइनस पाई से लेके प्लस पाई के दरमियान आ जाता है। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया। अब इसको प्रोडक्ट था R1 R2 की वैल्यू हमने निकाली विद दिस, यानी 8 स्क्वायर रूट 2। तो हमने पुट कर दिया 8 स्क्वायर रूट 2 और हमने कॉस थीटा, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट दे दिया, जो उनका सम आया था वो ये आ गया। इसको हमने चेंज भी कर दिया, ये चेंज होने के बाद ये वैल्यू आ गई और साइन और ये दिस वैल्यू आ गई। अब डिवीजन हमने फाइंड आउट करना है। तो डिवीजन में हमारे पास क्या है, R1 और R2 को डिवाइड कर देंगे। R1 को ऊपर रखा, R2 को नीचे रखा, कैंसिल आउट कर दिया। और डिवीजन में हमारे पास थीटास जो होते हैं वो दोनों माइनस, यानी पहले वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो 7π/12 आ गया और ये से भी 7π/12 आ गया। और 7π/12 क्योंकि अगर आप 7 एंगल आप फाइंड आउट देखो ना, 7π/12 इज समथिंग 0 पॉइंट समथिंग में वाली फॉर्म में आएगा। तो ये पाई और माइनस पाई के दरमियान में रहता है, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। यानी हमें नंबर्स दिए, हमें इनको पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म सिंपल वाली जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, उसको हम पुट कर देते, चेंज कर देता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में। अभी हमारे पास नंबर दिया हुआ है -√3 प्लस आयोटा। अब जो a है हमारे पास -√3 है, जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो हमारे पास b होता है। r फाइंड आउट करेंगे वो a² प्लस b² वाली फॉर्म में होता है। यहाँ से हमारे पास r आ जाता है 2। थीटा हमारे पास आता है tan इनवर्स b/a। b हमारे पास यह है, a हमारे पास -√3 आ गया। अब इसको हमने डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि हमने पॉजिटिव एंगल वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि -π/6 आ जाएगा। ये -π/6 एक्चुअली हमें शो कर रहा होगा क्योंकि हम एंगल इस फॉर्म में लेते हैं ना कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो जब हम 4th क्वाड्रेंट में होता है तो हमारे पास नेगेटिव एंगल आ जाते हैं। तो इसको हमारे पास एक्चुअली जो एंगल है वो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट वाली फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में करने के लिए हमने अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है,
मतलब जहाँ सेकंड क्वाड्रेंट खत्म होता है थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है वो पाई होता है। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तब वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई और हमारे पास जो एंगल था वो पाई/6 था, हम पाई में से वो पाई/6 एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 पाई/6 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्चुअली एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है इस वाले क्वेश्चन की फॉर्म, मतलब जो हमारे पास 1 और √3 से -√3 से जो एंगल बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में वो 5 पाई/6 एक्चुअली बनता है। अब हमने इसको फॉर्म में लिख देना r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। इसको हम cos एटा साइन एक CIS लिख कर एक ही बार एंगल भी लिख सकते हैं, इन दोनों फॉर्म्स में हम इनको लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास माइनस एटा दिया हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 - एटा, यानी a हमारे पास 0 आ जाएगा और b जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसको आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करके r इंटू CIS थीटा वाली फॉर्म से आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके असाइनमेंट है। नेक्स्ट है -1 - √3 एटा, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास -1 प्लस एटा, ये भी आपके पास a गिवन है -1, b गिवन है 1, इसको भी आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल्स में स्टार्ट में सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब इस तरह का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और उसको करने का एक इजी तरीका ये होता है कि हम पहले उन दोनों को प्रोडक्ट करके उससे एक आंसर निकालें, क्योंकि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आ जाता है। इसी तरह डिवीजन करने के लिए भी ये एक और तरीका है। जैसे अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई करके किया तो उसको करने का ये भी तरीका है कि हम इस तरह से भी इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया ना कि R1 R2 दोनों निकाला, प्रोडक्ट किया, θ1 θ2 निकाला, उनको प्रोडक्ट किया। इस तरह से इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं पहले उनको हम प्रोडक्ट करके उनका रिजल्ट निकाल लें, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर उसको हम सिंपल फॉर्म से जैसे करते हैं वैसे भी कर लें। और डिवीजन में भी ये हो सकता है कि हम पहले नंबर्स को डिवाइड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनको हम प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट करने से हमारे पास आंसर आ गया। ये इस तरह से हमारे पास सवाल इजी हो जाता है। तो अभी मैंने प्रोडक्ट कर दिया, फर्स्ट को -2 को 1 और आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा को भी किया, फिर हमारे पास थोड़ा कैंसिल आउट होके 4 आयोटा बन गया। अब दो प्रोडक्ट का अगर हमें निकालना है तो हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट करके एक आंसर निकाल लें और आंसर का फिर हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास 34 आयोटा 5 - 3 आयोटा। ये भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम पहले सॉल्व करके इससे एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड या उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फिर उसको फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय हम उस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज कर लें तो वो ईजी हो जाता है। तो आपने मैंने इसको डिवाइड करके आपको दिखा दिया कि डिवाइड कैसे करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर उसके बाद उसको ऊपर वाले दोनों टर्म्स को न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर से फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमने फिर उसको कैंसिल आउट जो होता है वो कैंसिल आउट होने के बाद आयोटा अगर है तो फिर हमने मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर बनाना है, नहीं है तो वो सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा वाली फॉर्म में चेंज करना है जो फॉर्मूला है उसका। ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसके भी आंसर्स भी साथ दे दें ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो कर रहे हो वो ठीक आ रहे हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व करके दिखाई हुई R2 आ गया, 5/6 ही आ गया। इसी तरह आपने ये 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। बाकी सेकंड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।